की जो जारहियत है, अगेन डिप्लोमेसी के खिलाफ अमरीकी गद्दारी और इजराइल को एक खुली छूट देना कि तमाम खित्ते को जंग में धकेलने के लिए इजराइल को एक वो होता है जिस तरह एक आपके कंट्रोल से एक जब घोड़ा निकल जाता है तो वो हर कुछ करने पे उतरता है। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि ईरान सरप्राइज में कुछ वेस्टर्न मीडिया ऑब्वियसली वो अपने जो एम्पायर है यूएस एंड इजराइली उनकी नैरेटिव लेके चल रहे थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ईरान सरप्राइज हो गया। बिल्कुल भी ईरान सरप्राइज नहीं हुआ। जब जनवरी 20 साल की जो जनवरी में कुछ वाकयात रूनुमा हुए और ईरान को ये इदराक हो गया था कि अमेरिका और इजराइल अगेन इंटरनल अफेयर्स में फायदा उठा के ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो परसों तक जेनेवा में नेगोशिएशन करने के साथ साथ अपने मिलिट्री प्रिपरेशन को अमरीकी इल्म में भी लाए और खित्ते के बरादर इस्लामी ममालिक को भी इंतबाह करते रहे, उनको बताते रहे कि हम जंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर जारियत मुसल्लत की गई तो न सिर्फ गासिब इजरायली रियासत को हम टारगेट करेंगे, बल्कि जहां जहां इस खित्ते में अमरीकी बेसिस मौजूद, चाहे वो आप जैसे बरादर ममालिक सरजमीन हो, वो हम टारगेट करेंगे। देयर आर लेजिटिमेट टारगेट्स फॉर इरानियन फोर्सेस। आप मुझे बताइए इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकती है जब अमेरिका इस बेसिस का इस्तेमाल करे ईरानी अवाम। और आप देख रहे हैं अभी एक ईरान के एक इलाका मीनाप है, वहां पे 40 लड़कियों को शहीद किया गया। मैं बिल्कुल आपसे इसी हवाले से जानना चाह रही थी, हम बेसिकली उनके मोरल आई कैन हियर यू अगर आपके कोई क्वेश्चन। लेकिन अफजल साहब, मैं बेसिकली वहाँ की जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से बात करना चाह रहे हैं। अच्छा अफजल साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन यहाँ पर हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। मैं जस्ट ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आप एस्केलेशन के हवाले से भी बता रहे हैं और इसके अलावा मेरी साथी एंकर भी ये सवाल कर रही हैं कि ये जो अटैक जिस तरीके से किया गया है, इसके बाद फिर अब जो ईरान का रद्द-ए-अमल होगा वो क्या होने जा रहा है? क्योंकि इससे पहले जो लास्ट ईयर वाली अगर हम बात करें स्ट्राइक्स की, तो कुछ स्ट्राइक्स के बाद हमने देखा कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, और अच्छी बात है क्योंकि जंग किसी भी मामले का मुसलसल हल तो नहीं होती है। देखिए, रिटेलिएशन के लेवल अब ईरान तय करेगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर ने 2 हफ्ते पहले ये वार्न किया था कि हमें मुज़ाकरात पर कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम दुनिया को ये साबित करना चाहते हैं कि अमेरिका पहले भी तरह उसकी नीयत में कोई सदाकत नहीं है, अब भी हम वार्न करते हैं कि अगर ईरान पर कोई जंग मुस्तल्लत की गई तो ये एक दो तरफा, एक बायलैटरली कन्फ्रंटेशन नहीं होगी। अब ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शक्ल इख्तियार करेगी, जिस तरह आप देख रहे हैं। अभी अमरीकी बेसिस इराक में अमन नहीं होंगे, वहां के जो ग्रुप्स है वो अमरीकी बेसिस को जरूर टारगेट करेंगे। यमन में जो रेजिस्टेंट फोर्सेस है वो अपनी आमादगी का इजहार कर चुके हैं, और खित्ते में अभी अब ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को कॉल करने के अलावा सऊदी, कतरी, कुवैती, बहरीनी, यूएई काउंटर पार्ट को भी कॉल किया, उनको कन्विंस किया है हमारी टारगेट आपकी टेरिटोरियल और सॉवरेनिटी बिल्कुल नहीं है। हमने आपको पहले भी ये रिक्वेस्ट कर चुके थे कि आप अपनी सरहद, अपने बेसिस को इस्तेमाल नहीं करने दें। अगर ऐसा हुआ तो लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। तो मैं नहीं समझता कि खित्ते के ममालिक ईरान के इस दर्द को, ईरान की इस अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। जरूर कुछ पैगामात आए होंगे सऊदी अरबिया से, कतर से कि हमारे यहाँ इसका जवाब देने का हक रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है कि जिन अरब बरादर ममालिक में जो डिफेंस भी वहाँ पे सेटअप किया हुआ है, वो न सिर्फ वो लोग नहीं खुद चलाते, बल्कि वहाँ पे मौजूद अमरीकी और उनकी एजेंट्स चलाते होंगे। इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि ईरान के सामने खुदा न खास्ता कोई कन्फ्रंटेशन में आगे आ जाए, लेकिन उनको ये बात की इदराक होनी चाहिए कि वो सबसे पहले अमरीकी और उसके हवारियों को कन्विंस करना चाहिए कि इस खित्ते को जंग में न देखे लगे। इस वक्त गल्फ कंट्रीज़ या जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ इस वक्त अदा कर रही हैं, उससे जो ईरानी गवर्नमेंट है और जो ईरानी अवाम है वो सेटिस्फाइड नहीं है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, राइट? मुझे आपकी क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर से रिपीट करेंगे? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, अभी अगेन कैन यू रिपीट अगेन योर क्वेश्चन? जी, ऑलराइट। अच्छा, मैं बस ये जानना चाह रही थी कि आप यही बात कर रहे हैं कि जो अभी इक़दामात लिए जा रहे हैं या जिस तरह से रोल है इस वक्त हमारा अरब कंट्रीज़ का, अगर हम देख लें जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनका, तो उससे काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड नहीं है जो अवाम है ईरान के, वो भी, और ईरानियन गवर्नमेंट भी उस तरीके से वो नहीं अपना रोल प्ले कर रहे हैं, राइट? देखिए, इन्होंने पहले भी जनरल सुलेमानी की असैसिनेशन 2020 जनवरी में और
और 2024 में ईरान पर जारहियत जो हुई, फिर 2025 में कुछ ममालिक में अनफॉर्चुनेटली अपनी एयर स्पेस उन्होंने ओपन छोड़ दिया. तो दिस इज अ मैसेज फॉर देम. दिस इज अ टाइम फॉर डिसाइड द राइट थिंग. ईरान ने किसी मुल्क से ये रिक्वेस्ट नहीं की कि आप हमारी हेल्प करो. न रशिया को बोला है, न चाइना को बोला है. जरूर कोई मिलिट्री ड्रिल हुई होगी कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल वाटर में, चाइना के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कोई बराह रास्त कोई डायरेक्टली कोई मिलिटरीली हेल्प ईरान ने मुतालबा नहीं किया. लेकिन ये जरूर ईरान की प्रिंसिपल स्टैंड रही है. इन ममालिक को समझाने की कोशिश की है कि अगर आप सिर्फ सियासी बयानात के हद तक रहेंगे तो फिर इसके जो असरात है आप पर भी मुरतब हो सकते हैं. सही, ठीक है. अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त आपसे कि जो अभी राइट नाउ सिचुएशन है ईरान के अंदर वो किस हद तक कंट्रोल में है, और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो ईरानी गवर्नमेंट है उसका फिर आगे क्या इरादा है, नेगोशिएशन की तरफ दोबारा से जाएंगे, इस तरह की कोई इतलात है? आप मुझे ये बताएं 45 ईयर्स से ईरान की आवाम पर एक तरफा पाबंदियों का उनको शिकार किया हुआ है, और 2025 में सिर्फ एक रात पहले मुज़ाकरात होने से पहले अमेरिका ने गद्दारी करते हुए इजराइल को जारहियत करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दी. अभी भी डे बिफोर यस्टरडे दे जस्ट एंडेड द थर्ड राउंड ऑफ द नेगोशिएशन इन जेनीवा, और ओमानी फॉरेन मिनिस्टर वाशिंगटन चला गया ताकि उनको कन्विंस करे कि ईरान जंग नहीं चाहता और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं जा रहा. जिस तरह उनका पहले स्टैंड थे, उनके अभी भी यही फर्मली स्टैंड थे. वो उधर गया था उनको कन्विंस करने के लिए. लेकिन आपने देखा विद इन द 24 आवर डोनाल्ड ट्रंप की डिसीजन रही कि एक बार फिर वो अपने वतीरा उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी पे उन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिए. बिल्कुल सही बात है. अच्छा अफजल साहब, अब चूंकि आपने इस पर तज्जिया तो सारी सूरत हाल पर कर दिया, वहाँ की जो इस वक्त सिचुएशन है, ख़ास तौर पर वहाँ की जो हम देख रहे हैं कि टॉप लीडरशिप है उसको लेकर बड़ी तशवीश पाई जाती है कि आर दे सेफ, अभी किस तरह की सिचुएशन है, ख़ास तौर पर खामनेई साहब उनके जो रिहाइश का उसके करीब 7 मिसाइल की खबरें भी आ रही हैं. सो एक तो वो बताइएगा, दूसरा अभी तक कैजुअलिटीज़ के हवाले से क्या रिपोर्ट कर सकते हैं आप वहाँ से? देखिए, रिगार्डिंग द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ देम सेफ एंड साउंड. देखिए, 12 रोजा जंग में एक जरूर लेसन ईरानी सिस्टम को या मिलिटरीली स्ट्रेटजीज को ये जरूर हासिल हुए होंगे कि किस तरह ऐसे नुकसानात से बचना चाहिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऑल ऑफ देम आर सेफ एंड साउंड. क्योंकि आज ही का ट्रंप साहब का बड़ा सख्त किस्म का स्टेटमेंट है इस रजीम के हवाले से. उन्होंने खास तौर पे ये जो टॉप लीडरशिप है उसके हवाले से इवल और विशस के जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, वहाँ से दिखाई देता है कि इनका हदफ बेसिकली है क्या. जी, हदफ इनका यही है जो पिछले 46 साल में इनके सदूर नहीं कर सके ईरान में सो कॉल्ड रेजीम चेंज, वो अभी उस पर भी तुले हुए हैं. इनका कोई डिफरेंसेस नहीं है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, ईरान के मिसाइल. एक्चुअली दीज आर एक्सक्यूजेस, दीज आर जस्ट बहाना. ये पूरा बहाना है सिर्फ ईरान में chaos पैदा करने, ईरान में मर्जी की निज़ाम लाने के. मेरे ख्याल में अमेरिका के जो नाम नहाद ट्रंप है, सदर है, वो समझ रहा कि ये भी वेनेजुएला है, ये भी सीरिया है. वहाँ पे किसी बंदे जिसके सर के ऊपर $10 मिलियन था उसको उठा के सदारत में बिठाया जाए. और ट्रंप, लेकिन हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं अफजल साहब कि मुसाद के एजेंट्स बड़े एक्टिव रहे हैं थ्रू आउट, जिसकी वजह से अंदर से ही हम देखते हैं कि कई बार ऐसी रिपोर्ट हो जाती है जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है. सो उसको इस मामले को कोप करने के लिए इससे ईरानियन जो लीडरशिप है या जो सिक्योरिटी के इस वक्त क्या मामलात हैं? देखिए, किसी भी वॉर सिचुएशन में आपके लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमी के साथ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस लैब्स और वैक्यूम अनएक्सपेक्टेड नहीं है. 12 रोजा जंग में बिल्कुल लैब्स हुए होंगे और उसके बाद इन तमाम चैलेंजेस को एड्रेस किया गया है. और आई एम कॉन्फिडेंट फॉर द करंट सिचुएशन दैट देयर विल बी नो such labs as we have witnessed in the 12 days war. सही.
افضل صاحب میں آپ سے ایک سوال اور بھی لینا چاہوں گی, اس کے بعد پھر میں سعید محمد خان صاحب کی جانب جانا چاہوں گی, انہوں بھی ابھی جوائن کیا ہوا ہے. افضل صاحب مجھے یہ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت رجیم چینج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پہلے تو یہ اسٹیٹمنٹ آیا لیکن ابھی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ اس بات کی نفی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی قسم کا رجیم چینج نہیں چاہیے لیکن جو یورینیم انرچمنٹ ہے ہمیں اس سے بڑے کنسرنز ہیں. ظاہر ہے ایک نیریٹو وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے پیچھے جو بھی سارا معاملہ ہے وہ سب کے سامنے ہے, لیکن کیا رجیم چینج اتنا آسان ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنا اتنا آسان ہوگا, اور جو وہاں کی عوام ہے وہ اس بارے میں کیا پرسپیکٹو رکھتے ہیں؟ دیکھیں ایرانی عوام اپنے وہ چاہے سسٹم کے خلاف مظاہرے بھی کرنے کے لیے نکلے یا اوپوننٹ رہیں یا ان کی پالیسی کے ساتھ اختلاف کریں, لیکن گزشتہ 45 سال سے ایرانی عوام نے یہ ثابت کیا ہے جو بھی ان ہاؤس چینجنگ ہو, جو بھی کنٹری میں کوئی سسٹم لانا چاہتے ہیں وہ اپنی الیکشن اپنی مرضی کی ہو. نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ اس کام کرنے میں ناکام ہو رہا ہے بلکہ اس سے پہلے کے صدور بھی جو آئے ہوئے تھے انہوں نے اس بات کا اعتراف. لیٹس می کلیئر ویڈیو. IAEA کے سابق ڈائریکٹر جنرل ایک ہے محمد البرادعی, انہوں نے کلیئر یعنی لائک ڈے لائٹ انہوں نے بولا ہے کہ امریکہ کو نہ تو صرف آپ جوہری پروگرام پر پرابلم ہے, نہ تو آپ لوگوں کے کچھ اور ایکٹیویٹی ریجن میں, ان کے صرف اور صرف آپ کے ساتھ مشکل یہ آپ کے سسٹم ہے اور آپ کے پالیسیز ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ آئیڈیولوجیکل ڈفرینس کو شو کرتا ہے. That's it. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.